हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इसकी वीडियो सब चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 4, आंकड़ों का प्रबंधन। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई है। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको काम की सारी चीज़ें मिलती रहेंगी हमेशा। परीक्षा के समय पेपर की वीडियो मिलेगी और भी अन्य चीज़ें इसमें आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। अब इसमें हम आइए देखते हैं अध्याय 4 में आंकड़ों का प्रबंधन में। सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे, वैकल्पिक प्रश्न है पहले। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है बच्चों आपसे, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण क्या कहलाता है। तो संपूर्ण भाग को जिसमें हम दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, है ना। मतलब इस प्रकार से बन गया। तो ये आलेखीय विधि द्वारा किससे क्या यानी कि किस में दर्शाते हैं, पाई चार्ट में दर्शाते हैं। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है दोस्तों, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है। तो जिसमें चित्रीय निरूपण होता है वो चित्रालेख कहलाता है। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, चित्रालेख। तीसरा प्रश्न पूछा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो, पासे में कितने अंक होते हैं, कुल 6 अंक होते हैं। सभी अंक एक एक बार होते हैं, तो दो कितनी बार होता है, एक बार होता है दो, है ना। और कुल अंक 6 होते हैं, तो छः दो आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर ए नंबर होगा, 1/6। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर चौथा है दोस्तों। चौथे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है। तो सिक्के में दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। चित्त कितनी बार होगा, एक बार। और कितने पहलू होते हैं, कुल दो पहलू होते हैं। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता जो होगी वो 1/2 हो जाएगी। तो इसमें 1/2 सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 4 में। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है दोस्तों और कंप्लीट करना है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीत जाता है। यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीत जाता है। यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीत जाता है। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखो, यानी दोनों यानी कलर बराबर होने चाहिए, ऐसा पहिया हम प्रयोग करेंगे। पहले पहिए में देखो, यहाँ पर लाल रंग है, यहाँ नीला और हरा 2 बार हो गया, तो ये भी नहीं होगा, है ना। यहाँ दूसरे पहिए में देखो, लाल 2 बार है, हरा 2 बार, लेकिन नीला 1 बार है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरे पहिए में देखो, लाल 4 बार है, नीला 1 बार है, हरा 1 बार है, तो ये भी नहीं होगा। चौथे पहिए में देखते हैं, देखो हरा 2 बार है, लाल 2 बार है, नीला 2 बार है, यानी इसमें बराबर है, तो यही वाला पहिया सही होगा। तो हमारा सब उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर। तो यहाँ पर आपको चौथा नंबर लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर डी प्रश्न नंबर 5 का डी लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और आपको गणित समझ आ रहा है या नहीं, वीडियो में कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों। अगर कोई कमी होगी तो मैं उसमें सुधार करूँगा, इसलिए बताइएगा ज़रूर से। छठवां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद हैं और 3 पीली गेंद हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, घटना के कुल परिणाम मतलब कुल कितनी गेंदें हैं, 5 धन 3 बराबर 8 गेंदें हैं। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल 8 गेंद हैं। लाल गेंद कितनी कितनी हैं, 5 हैं, तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 5/8। तो इतना ही आपको लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। सातवां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता क्या होगी। मतलब आपको बताना है कि 5 से बड़ी एक संख्या है ना, 5 से बड़ी संख्या कोई भी नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या। तो पासे में देखो कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तक नंबर होते हैं। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखो, 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 से बड़ी कितनी संख्याएं होती है, सिर्फ एक संख्या होती है, 6। और कुल संख्याएं 6 होती है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ये लिख दिए हमने, क्योंकि 5 से बड़ी 6 है।
इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा पूछा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए संख्या। तो पासे में देखो 1 होता है, 2 होता है, 3 और 4, ये 5 से बड़े नहीं है। ये कि कुल कितने संख्याएँ हो गए? 4 संख्या हो गई, और कुल कितनी संख्या होती है? 6 होती है। तो 4/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, या इसको आप भाग दोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये 2/3 भी होगी। तो हम यहाँ दोनों चीज़ लिख देंगे, 4/6 या फिर 2/3 होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न दूसरे को यहाँ हल करना है दोस्तों। तीसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों 2। क्या है? 2 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? कुल संख्या है 6, तो 2/6 हो जाएगी, और इसको हम भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। तो इसको हम लिख देंगे कि प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर लिखना दोस्तों 1/3, 6 नहीं होगा ये, है ना? 1/3 होना। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे कि 2 की प्रायिकता होगी 1/3 होगी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद चौथा प्रश्न है सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी होंगी? 2, 4 और 6 होगी। मतलब कुल कितनी संख्या है? 3 संख्याएं हैं, है ना? और कुल 6 संख्या है, मतलब जो कुल 3 संख्या है वो सम है, और कुल पूरी 6 संख्याएं हैं। तो 3/6 होगी, या इसको भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 1/2 होगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि सम संख्या 2, 4, 6 की प्रायिकता 3/6 या 1/2 होगी। इस प्रकार से आपको ये पूरे 4 प्रश्नों को ऐसे हल करना है दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। और दोस्तों, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले। और आपको कौन से विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके 6 विषय हैं कक्षा 8वीं में, कौन से विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है बताइएगा मुझे, है ना? तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा विषय पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर उसी हिसाब से हम ओलंपियाड की भी तैयारी करेंगे आगे, है ना? तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है। 8वें प्रश्न में लिखा है, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। अब ये एक दंड आलेख बना है, और इस दंड आलेख में देखो यहाँ पर कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी, 100, 150, 200, 250, 300 और 350। इस प्रकार से विद्यार्थी बढ़ते गए हैं। 2003-4 में 100 विद्यार्थी थे, 2004-5 में 200 हो गए, 2005-6 में 250 हो गए, 2006-7 में 300 हो गए, और 2007-8 में 350। यानी देखो यहाँ पर 100 बढ़ा है, लेकिन बाकी सब में 50-50 बढ़े हैं, है ना? तो इस प्रकार से हमें यहाँ देखना है। अब नीचे प्रश्न है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 में लिखेंगे। दूसरा है, किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन से वर्ष हुई है? तो देखो, वृद्धि अभी हमने देखे थे कि यहाँ पर 100 और यहाँ 200 हो गया, बाकी यहाँ पर फिर 50-50 बढ़ा है ना? तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। कब बढ़े हैं? 2004-5 में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि वर्ष 2004-5 में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। इस प्रकार से आप दूसरे में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा है, किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम है? यानी सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कौन से साल हैं? तो देखो, सबसे ज़्यादा किस साल हैं? 2007-8 में है, 350 विद्यार्थी। तो हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि वर्ष 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। इसके बाद यहाँ पर पूछा है, बताइए कि सत्य है या असत्य? 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है। तो देखो, 2003-4 ये हो गया 100, और 2005-6 कहाँ है ये? 250। तो ये 100 का दुगना 250 नहीं है ना? 100 का दुगना है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यह असत्य है। यह असत्य है कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है। इस प्रकार से आप इन गणित को हल करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, और इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, निम्न दंड आलेख को शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषय में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ पर लिखा है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि इस द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्ष 2005 और 2007 में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषय में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। इस प्रकार से लिखना है। दूसरा पूछा है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तो किस में ज़्यादा सुधार हुआ है?
तो देखो गणित विषय पहले नहीं बनता था, है ना? गणित विषय पहले नहीं बनता था, यानी गणित विषय में 30 अंक मिले थे, लेकिन फिर कितने मिल गए? 60 मिल गए, है ना? मतलब ज़्यादा सुधार हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दूसरे में गणित विषय में। इसके बाद तीसरा पूछा है किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? तो गिरावट देखो यहाँ पर किस विषय में आई है? तो देखो पहले ये अंग्रेजी में ज़्यादा अंक मिले थे, लेकिन फिर बाद में कम हो गए, तो अंग्रेजी लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंग्रेजी विषय में। इसके बाद लिखा है किस विषय में प्रदर्शन समान रहा? तो देखो बराबर दंड डाले किस में है? तो यहाँ पर है देखो हिंदी विषय में, है ना? बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हिंदी विषय में प्रदर्शन समान रहा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 को हल करना है दोस्तों, और ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखना है। इस गणित को ऐसे हल करेंगे हम। 10वां प्रश्न देखेंगे बच्चों। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए, सभी प्रश्न आपको समय पर मिल सकें, इसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी चीज़ें आपको समय पर मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों। आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 10 में पूछा है दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़े को दंड आलेख में दर्शाना है। जैसे यहाँ वर्ष दिया है और यहाँ उत्पादन लाख टनों में, है ना? जैसे 2001 में 45 लाख टन उत्पादन हुआ, 2002 में 48 लाख टन उत्पादन हुआ, 2003 में 60 लाख टन उत्पादन हुआ, ऐसे ही 2004 में, 2005 में, है ना? यहाँ दिया गया है। अब इन्हें इन्हें हमें दंड आलेख बनाना है। तो देखो हमने यहाँ बना दिया 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस प्रकार से हमने बना दिया, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ 80 तक है, इसलिए हम भी 80 तक लिखेंगे। अब यहाँ देखो 2001 में कितना था? 45 था, तो हम ये 40 और 50 के बीच हमने ये 45 बना दिया, यहाँ 45 तक डंडा लेख। 2002 में कितना था? 48 था, तो ये भी 50 से थोड़ा कम बनेगा और 45 से थोड़ा ऊपर बनेगा, है ना? फिर 2003 में कितना था? तो 2003 में था दोस्तों 60, तो हम इसको 60 तक ऐसे बनाएंगे, है ना? यहाँ पर दोस्तों जगह कम है, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा बन रहा है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। 2004 में 62 था, है ना? तो इसको हम 60 से थोड़ा ऊपर बना देंगे, ये 62, है ना? इसके बाद 2005 में 80 था, तो ये हमने 80 तक बना दिया। तो इस प्रकार से आपको दंड आलेख बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 10 में दोस्तों। आगे देखेंगे प्रश्न 11 है, और प्रश्न 11 में आपसे यहाँ पूछा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ भाषा दिया गया है और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या। हिंदी बोलने वाले 40 विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 25, मराठी बोलने वाले 15, तमिल बोलने वाले 10 और योग है इनका पूरा 90। अब हम इसको पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है, तो हम यहाँ कॉलम बना लेंगे भाषा का, फिर विद्यार्थियों की संख्या, संपूर्ण भाग कर लेंगे और केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, है ना? है ना? तो ऐसे आपको करना है। तो यहाँ लिख लेना हिंदी वाले 40 हैं, अंग्रेजी वाले 25 हैं, मराठी 15, तमिल 10 हैं, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब इनका संपूर्ण भाग आप निकालेंगे तो पूरे कुल कितने हैं? 90 हैं। तो और हिंदी बोलने वाले 40 हैं, तो ये 40/90 हो जाएगा, है ना? तो ये 40/90 हो गया। अब इसको हम भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये 4/9 आ जाएगा, है ना? 40 का भाग 90 में देना है, तो आप भाग दे के देख लीजिएगा, मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और ये कितना हो जाएगा? 25/90, तो ये 5/18 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 15/90, तो ये 1/6 आ जाएगा। और ये 10/90 का 1/9 आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया? संपूर्ण भाग निकाल लिया, इसका भाग दे दिया, है ना? अब हमें केंद्रीय कोण बनाना है, तो देखो केंद्रीय कोण कितने का बनता है? 360 अंश का रहता है। अब हमने यहाँ पर संपूर्ण भाग कितना निकाला? जैसे 4/9 निकाला हिंदी का, तो 4/9 गुणा हम 360, इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है, तो उत्तर कितना आएगा? देखो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 शून्यम शून्य। अब 4 और 40 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 160, तो ये 160 अंश आ गया केंद्रीय कोण। इसी प्रकार से आप दूसरा करेंगे 5/18 गुणा 360, तो ये 100 अंश आएगा। फिर कॉपी में करके आप जरूर से देखिएगा बच्चों। 1/6 गुणा 360, तो ये 60 अंश आएगा, और 1/9 गुणा 360, ये 40 अंश आएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ बना दिया कि ये कितने आ गए? 160, 100, 60 और 40 आ गए।
अब हमें यहाँ पर पाई चार्ट बनाना है, तो ये पाई चार्ट हमने बना दिया। 160 जो है सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जगह रखेंगे। बाकी तमिल में 10% है, तो ये सबसे कम, यहाँ हमने तमिल लिख दिया, फिर मराठी, फिर अंग्रेजी। तो इस प्रकार से पाई चार्ट बनाना है। जगह छोटी है इसलिए छोटा-छोटा लिखना पड़ता है बच्चों, तो आप थोड़ा अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, समझ समझ लीजिएगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें पूछा है 360 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पैदल जाने वाले 80 विद्यार्थी हैं, साइकिल से जाने वाले 90 और बस से जाने वाले 120 और कार से जाने वाले 70। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 360 हैं, है ना? कुल कितने हैं? 360 हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति माप निकाले तो ये 360 निकलेगा। बस की माप कितनी हो गई? 120 अंश हो गई और साइकिल से जाने वाले 90 अंश हो गए। अब इसी प्रकार यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो साइकिल से स्कूल जाने वाले कितने हैं दोस्तों? 90 हैं, सीधे-सीधे बताया गया है ना? बस से स्कूल जाने वाले कितने हैं? 120 हैं। तो इस प्रकार से आप सीधे-सीधे भी इसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 को ऐसे हल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 13। 13 प्रश्न में यहाँ आपसे पूछा है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट दिया है, ट्यूबवेल से 25% सिंचाई होती है, नहर से 46%, अन्य तरीके से 12% और टैंक से 17%। इस प्रकार दिया है। अब यहाँ पूछा है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? तो हम यहाँ लिखेंगे, नहर का 46 है तो हम लिखेंगे 46% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। फिर पूछा है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है? तो हमें लिखना है 17% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है। फिर पूछा है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो लिखेंगे ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत 25% है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 14, और 14 प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 है। उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट में दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 60 अंश है। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई है और यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है? तो देखो, मासिक बचत हो गई 60/360 हो गया, है ना? क्यों हो गया ये? तो पूरा जो पाई चार्ट होता है वो 360 का होता है, और यहाँ पर हमें केंद्रीय कोण 60 अंश का दिया है, इसलिए हम 60/360 लिख देंगे। और गुणा किसका होगा? 15,000 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि 15,000 मासिक आय है। अब देखो, अब क्या होगा दोस्तों? तो अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ भाग देंगे, है ना? शून्य से ये शून्य कट गया। अब ये 6 एकम 6 और 6 6 36, यानी नीचे क्या बचा? सिर्फ 6 और 15,000 बचा। तो हम यहाँ लिख देंगे 15,000/6 बचा, है ना? अब 15,000 में हम 6 का भाग देंगे, आप कॉपी में देख के देखिएगा अलग से, तो कितना आएगा? 2500 रुपये उत्तर आएगा। अब हम यहाँ मासिक आय का प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए करेंगे 2500/15,000, जो उसकी पूरी आय है, गुणा 100, है ना? तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें देखो 100, ये 2 शून्य कट गए, ये 2 शून्य, नीचे क्या बचा? 150 और ऊपर 2500, एक शून्य से एक शून्य कट गया, है ना? अब क्या बचा? 250 और 15, तो 250 में आप 15 का भाग दीजिएगा, उत्तर आएगा दोस्तों 16.66%। तो आप भाग दे के देखिएगा, यहाँ पर इतना उत्तर जरूर आएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे बच्चों अपनी वर्कबुक में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15, और इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय, जैसे स्कूल जाने में, सोने में, खेलने में, इन सब के लिए सारणी भरना है और आंकड़ों को पाई चार्ट में भी प्रदर्शित करना है। तो देखो, जैसे हमने स्कूल गए, स्कूल जाने में हमको 6 घंटे लगे। भिन्न रूप इसका लिखना है, तो भिन्न रूप क्या होगा? कुल घंटे कितने होते हैं? 24, उसमें से 6 घंटे आप स्कूल गए, तो ये भिन्न रूप हो गया। इसको हम भाग भी दे देंगे, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए 6/24 या 1/4, इस प्रकार से। अब इसको 360 की भिन्न में बदलना है, तो 1/4 गुणा 360 हो जाएगा। अब हम 4 का भाग 360 में देंगे तो 90 अंश उत्तर आएगा, है ना? तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार खेल में 3 घंटे लगे, तो 3/24 लिख दिए, या 3/24 लिख दिए, है ना? 3 एकम 3, 3 आठे 24, यानी 1/8 हो गया ये, है ना? अब यहाँ पर 1/8 गुणा 360 लिखेंगे तो, और 8 का भाग 360 में दोगे तो 45 अंश उत्तर आएगा। इसी प्रकार घर की साफ सफाई में 4 घंटे लगे, तो 4/24 लिख दिए, 4 को 24 में भाग दो, 1/6 आ जाएगा। अब 1/6 गुणा 360 लिखेंगे, यानी 6 का भाग 360 में देंगे तो 60 अंश उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सोने में और अन्य काम में इस प्रकार से इस गणित को हल करेंगे बच्चों।
तो ये आपका 15 प्रश्न समाप्त हुआ और ये आपके गणित के अध्याय 4 भी समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 5 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना बच्चों, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।